नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि डायनिंग कितने प्रकार की होती हैं? डायनी जो सिर्फ औरतें होती हैं, वह किस प्रकार से अपना वंश आगे बढ़ाती हैं? वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? और अगर कोई इंसान ऐसी डायनों के झांसे में आ गया तो उसके साथ क्या होगा? यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो ऐसी डायन के चंगुल में फंस गया था, लेकिन उसने जो किया वह कोई और इंसान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह कहानी है परिमल की और एक डायन की है। परिमल और उसके दो दोस्त कमलेश और मनोज परिमल के चाचा के घर आए हुए थे। परिमल गुजरात के अहमदाबाद में पढ़ता था और दिवाली की छुट्टियों में अपने चाचा के घर आया हुआ था, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में वसई नाम के छोटे से गांव में रहते थे। परिमल अपने साथ कमलेश और मनोज को लेकर आया था, जो उसके बहुत अच्छे दोस्त और रूममेट थे। कमलेश और मनोज बड़ौदा में रहते थे और गांव की दिवाली देखना चाहते थे। वह लोग दिवाली के 10 दिन पहले ही आ चुके थे, क्योंकि कॉलेज में छुट्टियां लग चुकी थीं। परिमल के चाचा अर्जुन सिंह गांव के सरपंच थे और वह गांव के सबसे अमीर इंसान भी थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और गांव के सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। परिमल की चाची निर्मला पढ़ी लिखी थी और अर्जुन सिंह के काम में मदद किया करती थी। अर्जुन सिंह और निर्मला की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह लोग परिमल को अपने बेटे जैसा ही मानते थे और उसे हमेशा वसई आने के लिए कहते थे। लेकिन परिमल कभी कभी ही आता था। यह पहली बार था जब वह दिवाली में वहां पर आया हुआ था। परिमल अपने दोस्तों को अपना गांव दिखा रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों ने गांव कभी नहीं देखा था, सिवाय फिल्मों में। घूमते घूमते उन लोगों को रात के 10 बज गए और वह लोग गांव से कुछ दूर तक चले गए थे। जब वह लोग वापस आ रहे थे तब उन्हें कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई दी। वह क्या बोल रही थीं, यह तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी मीठी आवाज उन तीनों को साफ सुनाई दे रही थी। यह कैसी आवाज है और क्या यहां पर इतनी सारी लड़कियां आती भी हैं? क्योंकि वह रात के 10 बजे का समय था और जगह भी काफी सुनसान थी, इसलिए इतनी रात गए वहां पर इतनी सारी लड़कियों का होना काफी अजीब बात थी। मनोज का सवाल सुनकर परिमल ने कहा, पता नहीं यार, मैं यहां इतनी दूर तक कभी नहीं आया। वो तो आज मैं तुम लोगों के साथ था, इसलिए आया हूं। चाची मुझे यहां तक कभी नहीं आने देती। कमलेश ने परिमल का हाथ पकड़ा और कहा, सुन ना, अब यहां तक आ ही गए हैं तो एक बार उन लड़कियों को देख भी लेते हैं। पता तो चले कि इतनी सारी लड़कियां यहां क्या कर रही हैं, वो भी इतनी रात गए। परिमल को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन कमलेश और मनोज के कहने पर वह भी उनके साथ आवाज की दिशा में चला गया। अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़कियां आपस में क्या कह रही हैं, लेकिन एक साथ कई लड़कियां की आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे वह लड़कियां कोई बात नहीं कर रही हैं, बल्कि कोई मंत्र पढ़ रही हों। वह लोग काफी दूर तक आ गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। तभी आगे जाकर परिमल के कदम वहीं रुक गए। उसने मनोज और कमलेश का हाथ पकड़कर रोक दिया और आगे देखने का इशारा किया। जब उन लोगों ने आगे देखा तो वहां एक खुली जगह थी, जहां पर काले रंग की बिल्लियां बैठी हुई थीं। वह करीब 10 से 12 बिल्लियां थीं, जो ऊपर आसमान की तरफ देखकर कुछ बोल रही थीं। और हैरानी की बात यह थी कि बिल्लियों के मुंह से लड़कियों की आवाज आ रही थी। यह दृश्य देखकर तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कमलेश तो इतना डर गया था कि वह बस नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन किसी तरह मनोज ने उसे संभाल लिया। कमलेश नीचे तो नहीं गिरा, लेकिन उसने एक सूखे पेड़ को पकड़ लिया था, जिसकी एक डाली टूटकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से वह सारी बिल्लियां एकदम चुप हो गईं और सबकी गर्दन एक साथ उन तीनों की तरफ मुड़ गई। यह देखकर अब वह तीनों वहां पर रुक नहीं सकते थे। वह तीनों ही वहां से जितनी उनमें ताकत थी, वह सब लगाकर वहां से भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वह बिल्लियां उनके पीछे आ भी रही हैं या नहीं। वह बस किसी तरह से जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। जंगल से बाहर निकलने के बाद वह तीनों रुक गए और थकान के मारे नीचे जमीन पर बैठ गए। तभी एक साइकिल वाला आदमी जो वहां से जा रहा था, वह परिमल को देखकर रुक गया। परिमल बचपन से गांव में आता रहता था, इसलिए गांव के लोग उसे अच्छे से पहचानते थे।
जब परिमल ने देखा तो उनके सामने गांव का ही एक आदमी था जो उन्हें देखकर रुक गया था। उन तीनों को इस हालत में देखकर उस आदमी ने पूछा, अरे परिमल, तुम और तुम्हारे दोस्त यहां क्या कर रहे हो और इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? परिमल जोर जोर से हाँफ रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी जंगल से बाहर निकलने में। उन तीनों को इतना थका हुआ देखकर उस आदमी ने अपने पास रखी पानी की बोतल दी। तीनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। काका, हम लोग जंगल के अंदर गए थे, जहां पर हमने कुछ देखा, वहां पर बिल्लियां थीं, बहुत सारी। इससे पहले कि परिमल अपनी बात आगे कहता, उस आदमी ने परिमल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तीनों को ही यह बात बहुत अजीब लगी। उस आदमी ने अपने आसपास देखा और कहा, उन बिल्लियों की बात मत करना। तुम्हें रात के समय जंगल में नहीं जाना चाहिए था। अब चुपचाप अपने घर जाओ और घर जाने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लेना। घर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले नहाना, फिर कुछ खाना। यह सब कहते समय उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तीनों को जल्दी घर जाने की सलाह दी और खुद भी वहां से जल्दी चला गया। उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद अब वह तीनों दोस्त वहां पर अकेले थे। अब वह तीनों थोड़े शांत हो गए थे और धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या था? परिमल ने सोचते हुए पूछा। कमलेश, जो बहुत ज्यादा डर चुका था, उसने कहा, क्या था का क्या मतलब है? तूने देखा नहीं क्या? वह सारी बिल्लियां इंसानों की भाषा बोल रही थीं और सब कितनी डरावनी थी। यह कहते वक्त उसके शरीर से ठंडा पसीना टपकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ठंडा करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। मनोज की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन कमलेश कमजोर था और उन सब में सबसे ज्यादा डरपोक भी। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर परिमल ने गंभीरता से कहा, यहां पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उन्हें देख लेता है तो वह बिल्लियां देखने वालों के पीछे पड़ जाती हैं और तभी शांत होती हैं जब उनका खून पी जाती है। बहुत परेशान करती हैं वे। परिमल की ऐसी बातें सुनकर कमलेश और मनोज एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। कमलेश तो इमेजिन भी करने लगा था कि वे सारी बिल्लियां उसे किस तरह से मारेंगी। वह दोनों यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें परिमल के हंसने की आवाज सुनाई दी। परिमल उन दोनों की ऐसी हालत देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था। पहले तो कमलेश और मनोज को कुछ समझ नहीं आया, फिर वे समझ गए कि परिमल उनका मजाक उड़ा रहा है। कमलेश और मनोज दोनों ही परिमल को पकड़ने दौड़ पड़े और यह देखकर परिमल आगे भागने लगा। उन्हें नहीं पता था कि कोई यह सब कुछ छिपकर देख रहा था। तीनों मस्ती करते हुए घर पहुंच गए, जहां पर मनोज और कमलेश ने अपने हाथ पैर धोए और अंदर गए, जबकि परिमल, जो इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, वह सीधे अंदर चला गया। कमलेश और मनोज तो तुरंत बाथरूम में घुस गए, जबकि परिमल अपना फोन लेकर छत पर चला गया। गांव में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए अगर इंटरनेट चलाना हो तो छत पर जाना जरूरी था। कमलेश और मनोज ने उसे समझाया भी था कि भले ही वह इन बातों पर भरोसा ना करे, लेकिन नहाने में कोई हर्ज नहीं है। पर परिमल मानने वालों में से कहां था। वह छत पर बैठकर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। उन लोगों का खाना हो चुका था, लेकिन उसे जल्दी सोने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने कुछ देर वहीं बैठने का सोचा। तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई तेजी से निकल गया हो। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया, क्योंकि उसने कुछ वक्त पहले जो देखा था वह बहुत डरावना था। वह खुद भी डर गया था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने डरपोक दिखना नहीं चाहता था। उसने वापस अपने फोन की तरफ देखा और तभी फिर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आकर बैठ गया हो। उसे किसी की सांस अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। इस वक्त वह छत की दीवार पर बैठा हुआ था और दरवाजा उसकी आंखों के सामने था, जहां से कोई भी नहीं आया था, लेकिन उसे अपने पीछे से सांस महसूस हो रही थी, यानी उस तरफ से जहां पर कुछ भी नहीं था। परिमल ने धीरे से अपना मोबाइल उठाया और उसका फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया ताकि वह देख सके कि पीछे क्या है, लेकिन उसे कैमरे में भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने एक राहत की सांस ली और जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा, वहां पर एक बड़ी सी काली बिल्ली थी, जिसे देखकर वह घबराकर खड़ा हो गया। वह बिल्ली सामान्य बिल्ली से कहीं बड़ी थी और सीधा परिमल को ही देख रही थी। परिमल ने देखा कि वह बिल्ली उसके पीछे एक पेड़ की पतली डाल पर बैठी हुई थी, लेकिन वह डाली कुछ ज्यादा ही पतली थी। उसके ऊपर इतनी भारी बिल्ली कैसे बैठ सकती थी? परिमल, तू इतनी रात गए यहां क्या कर रहा है? चल, जल्दी से नीचे चल और सो जा।
अचानक निर्मला की आवाज सुनकर परिमल ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर निर्मला खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में नींद हो और वह आवाज सुनकर यहां पर आई हो। निर्मला हमेशा सवेरे जल्दी उठ जाती थी, इसलिए रात को भी वह 10 बजे तक सो जाया करती थी। काकी, यह कहते हुए जब परिमल ने वापस पलटकर देखा तो अब वहां कोई बिल्ली नहीं थी। उसने छत की दीवार के पास जाकर इधर उधर देखा और जिस पेड़ की डाली पर वह बिल्ली बैठी थी उसे भी अच्छे से देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। परिमल, इतनी रात तक जागना सही नहीं है और हो सके तो रात के समय घर के बाहर मत निकला करो। चलो अब सो जाओ। परिमल चुपचाप वहां से चला गया और जाते वक्त उसने छत का दरवाजा ठीक से बंद कर दिया। कमरे में आकर देखा तो मनोज और कमलेश सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वह भी बिना कुछ बोले लेट गया। परिमल सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही डरावनी बिल्ली दिखाई दे रही थी। अब उसे लगने लगा था कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसने देखा कि कमलेश और मनोज सो चुके हैं और खुद कोशिश करने के बाद भी नहीं सो पा रहा था। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। बिल्ली की आवाज सुनते ही परिमल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तीनों ही दोस्त एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन उनके बिस्तर अलग अलग थे। परिमल पालम में सोता था, जो गुजरात में खटिया कहलाता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। इसी वजह से तीनों अलग अलग और आराम से सो सकते थे। इसलिए परिमल के साथ क्या हो रहा था इसका पता मनोज और कमलेश को चल ही नहीं पाया और वे दोनों आराम से सोते रहे। तभी उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। वह अपने हाथ पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे कोई उसकी कमर के पास आया और उसके पास ही आकर लेट गया, क्योंकि अब परिमल को अपने करीब किसी के शरीर का स्पर्श महसूस हो रहा था। उसे अपने गले के पास किसी की गर्म सांस महसूस हो रही थी। फिर उसे अपने पैरों पर किसी का पैर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे लिपट कर सो रहा हो, लेकिन परिमल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखें खोलकर देखे कि उसके पास कौन सो रहा है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और ऐसे ही उसे कब नींद लग गई उसे खुद पता ही नहीं चला। सुबह जब वह उठा तब वह पूरी तरह भूल गया कि उसके साथ पिछली रात क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह नहा धोकर दोपहर का खाना खाने के लिए आ गया, क्योंकि वह सुबह 11 बजे उठा था। खाने के समय सब मस्ती करते हुए बातें कर रहे थे। तभी परिमल की नजर खिड़की पर पड़ी, जहां उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे और उसने सिर पर दुपट्टा रखा हुआ था। परिमल, तूने कमलेश और मनोज को अपने दोस्तों से मिलाया कि नहीं? अर्जुन सिंह की बात पर परिमल ने उनकी तरफ देखा और जब दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो अब वहां कोई भी नहीं था। परिमल ने इस बात को नजरअंदाज किया और कहा, नहीं चाचा, आज नहीं जा पाए हम, कल चले जाएंगे। जिग्नेश तो गांव में ही रहता है ना। जिग्नेश और बिट्टू परिमल के बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक वह यहां पर आता था तो उन दोनों से जरूर मिलता था। उसे पता चला था कि बिट्टू शहर में नौकरी करने चला गया है और जिग्नेश गांव में ही है और अपने पिता के साथ खेती का काम करता है। बेटा, जिग्नेश से उसके भाई के बारे में मत पूछना, निर्मला ने शांति से कहा। यह कहते वक्त उनकी आवाज में तकलीफ झलक रही थी। जिग्नेश और भावेश दोनों भाई थे और भावेश जिग्नेश से सिर्फ 1 साल छोटा था। दोनों हमउम्र ही थे, इसलिए दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। वह दोनों जहां भी जाते थे साथ में ही रहते थे। हालांकि परिमल भावेश को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत शैतान था। किसी की बात न मानना, सबको जाकर परेशान करना और खास करके सबको डराना उसकी मनपसंद आदतें थीं। उसने परिमल को भी बहुत परेशान किया था, इसलिए वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। लेकिन जिग्नेश की वह जान था, इसलिए उसे कुछ नहीं कह पाता था। वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं है काकी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वह तो। निर्मला अपनी बात खत्म करे उसके पहले ही अर्जुन सिंह ने कहा, निर्मला, उसे परेशान मत करो, वह लोग यहां पर छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं। कहते वक्त उन्होंने आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे देखकर निर्मला शांत हो गई। परिमल और कमलेश यह नहीं देख पाए, लेकिन मनोज ने यह देख लिया था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने सोचा कि शायद कुछ ऐसी बात है जो यह लोग परिमल को नहीं बताना चाहते, इसलिए अर्जुन सिंह ने निर्मला को चुप करवा दिया। यही सोचकर उसने भी कुछ नहीं कहा और अपना खाना खाने लगा। दोपहर का 1 बज गया था।
और अर्जुन सिंह ने परिमल को याद दिलाते हुए कहा, परिमल, तुम्हें पता है ना कि वसई के पास देवरिया में हमेशा दिवाली के वक्त एक मेला लगता है, जहां पर काफी चीजें सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं। आज से वह मेला चालू हो गया है। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को वहां ले जा सकते हो। परिमल दिवाली के समय यहां कभी नहीं आया था, लेकिन अर्जुन सिंह हमेशा उसे इस मेले के बारे में बताते थे। इस बार परिमल दिवाली के समय आया था, इसलिए अर्जुन सिंह ने उसे मेले के बारे में बताया। यह सुनकर परिमल खुश हो गया, क्योंकि जिग्नेश और बिट्टू भी कई बार इस मेले का जिक्र किया करते थे और बताते थे कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं और साथ में वहां पर झूले भी लगते हैं। परिमल ने सोच लिया कि वह अपने दोस्तों को लेकर वहीं पर जाएगा। अर्जुन सिंह ने बताया कि रात के 8 बजे से पहले ही वह आ जाए। तीनों भी दोस्त इस बात के लिए सहमत हुए और मेले के लिए निकल गए। अर्जुन सिंह के पास एक गाड़ी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक लड़के को भेजा था जो गाड़ी चला सकता था, क्योंकि तीनों में से किसी को भी मेले का रास्ता नहीं पता था। उनके ड्राइवर का नाम मनसुख था, जो 40 साल का बहुत ही हंसमुख आदमी था। देवरिया गांव वसई गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था और बीच में पहाड़ी रास्ता, गहरा जंगल और कहीं कहीं आम का बगीचा आता था। लेकिन इस समय आम नहीं उगे थे, जो तीनों के लिए ही काफी दुख भरी बात थी। मनसुख उनको वहां के जंगल के बारे में बता रहा था, जहां पर रात में जाना मना था, क्योंकि कभी कभी वहां पर शेर यानी कि सिंह आ जाया करते थे। वहां शेर को तकलीफ पहुंचाना मना था, इसलिए कोई भी उनको मारता नहीं था और ना ही वह लोग कभी गांव में आते थे। मनसुख ने कहा कि एक बार एक शेर अपने साथ शेरनी और छोटे से बच्चे के साथ गांव के अंदर आ गया था, लेकिन वह लोग सिर्फ एक पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया, और जैसे ही अंधेरा हो गया तो वह लोग तुरंत जंगल में चले गए। इस दौरान उन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, जबकि आसपास लोग जमा हो गए थे। परिमल इन सब कहानियों से वाकिफ था, लेकिन मनोज और कमलेश ये सब सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी परिमल की नजर जंगल से बाहर आती हुई एक लड़की पर पड़ी, जो 18 से 19 साल की ही लग रही थी। वह भागते हुए आ रही थी और गाड़ी को हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश कर रही थी। काका, मनसुख काका, 2 मिनट रुको, लगता है उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। अरे बेटा, तुम तो जानते हो कि यहाँ पर लिफ्ट विफ्ट नहीं होती, पहाड़ी रास्ता है, पैदल ही चलना पड़ता है। मनसुख की बात सुनकर मनोज और कमलेश दोनों हंसने लगे। परिमल ने जोर देकर कहा, काका, गाड़ी रोको, वह लड़की हमारे साथ आना चाहती है, लगता है कि वह भी मेले की तरफ ही जा रही है। ये बात सुनकर मनसुख ने गाड़ी रोकी और पलटकर देखा तो एक सुंदर सी लड़की उन लोगों की तरफ ही आ रही थी, जिसने लाल रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। लाल रंग में उसका गोरा बदन उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रहा था। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि गाड़ी रुक गई है, तो वह और तेज भागी और गाड़ी के पास आकर रुक गई। फिर जोर जोर से हाँफने लगी। उसने मनसुख के पास आकर गुस्से में कहा, अरे काका, दिखाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही थी कि गाड़ी रोको रोको, लेकिन आप हो कि भगाते जा रहे हो। 2 मिनट रुक जाते तो क्या आपकी ट्रेन निकल जाती? वह लड़की मनसुख पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन मनसुख उसे हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उसने उसे पहले गांव में कभी नहीं देखा था। लेकिन वह लड़की तो उसे गुस्सा कर रही थी जैसे कि मनसुख को पहले से जानती हो। मनोज और कमलेश तो उस लड़की को देखकर हैरान हो गए थे कि गांव की लड़की भी क्या सच में इतनी सुंदर होती है। उसे देखकर तो शहर की लड़कियों को भी भूलने का मन करता है। उसके बाद उस लड़की ने मुस्कुराते हुए परिमल की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा, सर, प्लीज आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? गांव की लड़की होने के बावजूद वह अच्छी इंग्लिश बोल रही थी, और यह देखकर परिमल ने भी मुस्कुराकर कहा, व्हाई नॉट, प्लीज बी सीटेड। वह लड़की मुस्कुराकर पीछे बैठ गई, जहां पर मनोज और कमलेश बैठे हुए थे। इतनी खूबसूरत लड़की उनके पास आकर बैठी है, यह देखकर दोनों के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा लंबी हो गई। परिमल मनसुख के पास बैठा हुआ था। उसने बिना पीछे मुड़े ही पूछा, वैसे आपने बताया नहीं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रही हैं? मेरा नाम अनुष्का है और मैं मेले में जा रही हूँ। क्या आपका नाम अनुष्का शर्मा है? अनुष्का ने मुस्कुराते हुए मनोज की तरफ देखा और कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनसुख ने गाड़ी आगे चला दी और कुछ ही देर में वे लोग मेले में पहुंच गए। मेला देवरिया गांव के बाहर था, जहां पर खुला मैदान था। सच में वह मेला बहुत बड़ा था और वहां पर हर छोटी बड़ी चीज मिल रही थी। खास करके गांव की कढ़ाई वाले कपड़े तो काफी सस्ते मिल रहे थे, जबकि वे बहुत अच्छे लग रहे थे।
गाड़ी से नीचे उतरते ही अनुष्का चंचल हिरनी की तरह मेले के अंदर गायब हो गई। उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर मनोज और कमलेश उदास हो गए। कमलेश ने कहा, क्या यार, कम से कम थैंक यू तो कह देती और जाते वक्त अपना नंबर दे देती तो क्या जाता। लगता है लड़की होशियार थी, इसलिए वह रुकी नहीं, वरना तुम दोनों तो उसके साथ ही मेले में घूमने का कहते। परिमल ने कमलेश का मजाक उड़ाते हुए कहा। मनसुख मेले में जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह गाड़ी में ही रुककर आराम करने लगा और तीनों दोस्त मेला देखने के लिए अंदर चले गए। मेले में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का सामान मिल रहा था, जिससे उन तीनों को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तीनों की लाइफ में अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं आई थी जिसे वह लोग अपना लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड बनाते। तीनों ने अपनी माँ और बहनों के लिए वहां से सामान खरीदा और परिमल ने साथ में निर्मला के लिए भी चूड़ियां खरीद लीं। निर्मला उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी, इसलिए वह उसके मन की समान थी। मेले में काफी भीड़ थी, जिस वजह से परिमल उन दोनों से अलग हो गया, लेकिन उन तीनों ने पहले ही सोच लिया था कि मेला खत्म होने पर वे लोग गाड़ी के पास ही आकर मिलेंगे। इसलिए परिमल ने उन दोनों के बारे में नहीं सोचा और सामान देखने लगा। अरे मौसी, 50 में दे दो ना, 70 बहुत ज्यादा है। परिमल को यह आवाज जानी पहचानी लगी, इसलिए उसने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर अनुष्का कान के खूबसूरत झुमके देख रही थी। झुमके पारंपरिक लग रहे थे और काफी लंबे थे, जो अक्सर वहां की लड़कियां पहना करती थीं। अनुष्का उसे बेचने वाली औरत के साथ झगड़ा कर रही थी, क्योंकि उसे वह झुमके 50 में चाहिए थे, जबकि वह औरत 70 के नीचे नहीं आ रही थी। परिमल वहां गया और उसने झुमके बेचने वाली से कहा, मौसी एक काम करो, 250 में 5 दे दो। 250 रुपए की बात सुनकर उस औरत ने 5 झुमके 250 रुपए में दे दिए और फिर एक झुमका उसने अनुष्का को देते हुए कहा, ये लो, तुम्हें यह 50 रुपए में मिल गया, अब खुश। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए वह झुमके ले लिए और उन्हें अपने कानों में पहनकर पूछने लगी, कैसी दिख रही हूं। अनुष्का दूध की तरह सफेद थी और हंसते समय उसके दोनों गालों में गड्ढे पड़ जाते थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। ऊपर से उसके गोल और गोरे चेहरे पर वे झुमके और भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। बहुत ही सुंदर। अनुष्का ने तुरंत 50 रुपए निकाले और परिमल को देने लगी, लेकिन परिमल ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। अनुष्का जिद करने लगी, लेकिन परिमल पैसे नहीं ले रहा था, इसलिए अनुष्का ने कहा, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो मुझे यह नहीं चाहिए। अरे, गिफ्ट समझकर रख लो। अनुष्का ने तेज नजरों से परिमल को देखा और पूछा, गिफ्ट? लेकिन मैं तुम्हारा गिफ्ट क्यों लूं? मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? परिमल का दिल कर रहा था कि वह अनुष्का से कहे, नहीं हो तो बन जाओ, लेकिन उसकी जुबान यह कहने को तैयार ही नहीं हो रही थी। ये शब्द उसके दिल में ही अटक गए और अनुष्का ने जबरदस्ती परिमल का हाथ पकड़ा और 50 रुपए का नोट देते हुए कहा, तुमने मुझे यहां तक लाने में मेरी मदद भी की और ऊपर से मुझे खरीद कर भी दोगे तो यह अच्छा लगेगा क्या? अनुष्का के हाथ का स्पर्श होते ही अचानक परिमल को लगा कि उसने यह छुअन पहले भी महसूस की है, लेकिन कहां, यह उसे ठीक से याद नहीं आया। एक पल के लिए उसे अपनी हड्डियों तक करंट महसूस हुआ, लेकिन यह सोचकर कि यह एक सुंदर लड़की के पहले स्पर्श का एहसास है, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अनुष्का परिमल को पूरा मेला घुमा रही थी, क्योंकि वह यहां पहले भी आ चुकी थी, लेकिन परिमल आज पहली बार आया था। उसे यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, खास करके अनुष्का का साथ। तभी परिमल की नजर एक शेर के जोड़े पर पड़ी, जो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके आसपास लोग घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही लोग उनसे डर रहे थे। परिमल को यह काफी अजीब और उत्साहजनक लग रहा था, क्योंकि शेर को देखकर हमेशा लोग डर जाते हैं, लेकिन ये तो एकदम शांत होकर बैठे हुए थे, जैसे कि उन्हें इंसानों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। यह कितना सुंदर है। मैं यहाँ कई बार आई हूं, लेकिन मैंने शेरों को इतनी नजदीक से कभी नहीं देखा। शेरनी इधर उधर देख रही थी, लेकिन शेर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। शेरनी की नजर परिमल की तरफ गई और जब उसकी नजर अनुष्का से मिली तो अचानक वह शेरनी अपनी जगह से खड़ी होकर जोर से गर्जना करने लगी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में शिकार पर झपटने वाली हो। इस अचानक शेरनी को गुस्से में देखकर सारे लोग डर गए। उसकी आवाज सुनकर अब तक चुपचाप बैठा हुआ शेर भी उठ खड़ा हुआ और दोनों जोर जोर से दहाड़ने लगे। ये देखकर वहां हड़कंप मच गया। परिमल भी यह देखकर हैरान हो गया
क्योंकि उसने जैसा सुना था यह उसका बिल्कुल उल्टा था। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी भागो, वरना वह तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। कहते हुए अनुष्का ने परिमल का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे। तभी अचानक अनुष्का का पैर मुड़ गया और वह नीचे जमीन पर बैठ गई। दोनों शेरों की आवाज अभी भी आ रही थी, इसलिए परिमल ने अनुष्का को उठाने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम चल सकती हो? परिमल ने देखा कि अनुष्का का पैर सूज गया था और लाल होकर धीरे धीरे हरा पड़ने लगा था। अनुष्का के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और इस वजह से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। परिमल ने अनुष्का को अपनी गोद में उठाया और वहां से तुरंत गाड़ी की तरफ चल पड़ा, जहां पर पहले से ही उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वे लोग भी काफी डरे हुए थे और जब उन्होंने अनुष्का को भी साथ में देखा तो मनसुख ने कहा, जल्दी अंदर बैठो, लगता है कि वो दोनों शेर पागल हो गए हैं। सब अंदर बैठ गए। इस बार मनोज सामने बैठा हुआ था और पीछे परिमल अनुष्का के साथ बैठा हुआ था। परिमल ने बताया कि किस तरह भागते वक्त अनुष्का का पैर मुड़ गया था और उसके पैर में मोच आ गई। मनसुख ने अनुष्का से पूछा कि उसे कहाँ उतार दे, तो उसने बताया, मैं जूनागढ़ में रहती हूँ और यहाँ पर मेला देखने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस तरह से बस में नहीं जा पाऊंगी। अगर यहाँ पर नजदीक में कोई होटल होगा तो मुझे वहीं उतार दो, मैं वहीं रह लूंगी। अनुष्का ने परिमल की मदद की थी और वह उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता था, इसलिए परिमल ने कहा, अनुष्का, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं मेरे चाचा और चाची के घर पर रुका हुआ हूं, तुम वहां पर रुक सकती हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी होटल में रह लूंगी और पैरों में बर्फ लगा दूंगी तो सुबह तक शायद ठीक हो जाएगा। परिमल को अनुष्का के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसने परिमल की मदद की थी और वह खुद मुसीबत में आ गई थी। वह उसे इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने सोच लिया कि वह अनुष्का को अपने साथ ले जाएगा, चाहे वह माने या ना माने। अनुष्का खिड़की के पास बैठी हुई थी और उसने खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कान दी, जिसे दो पीली आंखें देख रही थीं। गाड़ी वहां से आगे चली गई और फिर उस जंगल के एक पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर आई, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें पीली थीं और चेहरे पर बहुत ही बड़ी और जहरीली मुस्कान थी। अनुष्का ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए परिमल ने उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले गया। एक जवान और खूबसूरत लड़की को परिमल के साथ देखकर निर्मला बहुत हैरान हो गई। उसने परिमल से पूछा, परिमल, यह कौन है और तू इसे ऐसे उठाकर क्यों ला रहा है? परिमल ने अनुष्का को सोफे पर बिठाया और निर्मला का हाथ पकड़कर एक साइड ले गया। फिर उसने मेले में जो कुछ भी हुआ वह सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद निर्मला को भी अनुष्का के लिए बुरा लगा और उसने कहा, अरे तू चिंता मत कर, जितने दिन चाहे ये यहां रह सकती है, तेरे चाचा भी इसके लिए मना नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूं। परिमल ये बात अच्छे से जानता था कि अर्जुन सिंह निर्मला की बात कभी नहीं टालेगा। अर्जुन सिंह ने अनुष्का को वहीं पर रुकने की इजाजत दे दी। अनुष्का ऊपर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे नीचे ही कमरा दिया गया था। रात का 1 बज चुका था और पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। निर्मला अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी नींद किसी आवाज से खुल गई। उसकी नींद बहुत कच्ची थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात का 1 बज रहा था। उसे लगा कि शायद परिमल छत पर जा रहा है और यह सोचकर उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, यह लड़का भी ना, रात का 1 बज गया है और इसे नींद नहीं आ रही है, अभी जाकर इसके कान खींचती हूं। उसने देखा कि अर्जुन सिंह आराम से सो रहा था, इसलिए धीरे से उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। आवाज सच में छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी से ही आ रही थी। कोई धीरे धीरे छत की तरफ जा रहा था। निर्मला आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन कोई उठ जाएगा यह सोचकर वह छत की तरफ जाने लगी। जब वह ऊपर गई तो अंधेरे में उसने एक साया छत के कोने में खड़ा हुआ देखा। उसने डांटते हुए कहा, तुम इतनी रात गए यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे काका ने तुम्हें यहां देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। वह साया आवाज सुनकर भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। परिमल उसकी बात नहीं सुन रहा है, यह सोचकर निर्मला और गुस्से में हो गई और उसके कान खींचने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि उस साये में बदलाव हो रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने डरते हुए धीरे से पूछा, कौन है वहां? तुम परिमल नहीं हो तो फिर कौन हो तुम, और यहां क्या कर रहे हो? वह परछाई हल्की सी हिली और अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे घुमा ली। भले ही वहां अंधेरा था,
लेकिन परछाई की गर्दन का यूं पीछे मुड़ना निर्मला ने अपनी आंखों से साफ देख लिया था। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला और घबराहट के मारे वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। निर्मला पत्थर की तरह खड़ी होकर उसे अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। जैसे ही वह साया रोशनी में आया तो उसे देखकर निर्मला की जान गले में ही अटक गई। उसका चेहरा कालापन लिए था, जिसमें अजीब से निशान बने हुए थे, और आंखें बिल्ली जैसी पीली थीं और पुतलियां लंबी थीं। उसके बाल सफेद और कमर तक लंबे थे और उसके दांत भी बिल्ली की तरह लंबे थे। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उससे भी डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ थी और उसके पंजे भी पीछे की तरफ थे, यानी कि उसके उल्टे पैर थे। निर्मला की तरफ देखकर उसने एक भयानक स्माइल की और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी लंबी लंबी नाखून देखकर निर्मला को अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। धीरे धीरे वह भयानक डायन निर्मला की आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई और नजदीक से वह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। निर्मला कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसने निर्मला की गर्दन पकड़ ली और उसे 1 फुट हवा में ऊपर उठा दिया। अपने आप को छुड़ाने के लिए निर्मला अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वह कुछ काम नहीं आ रहा था। निर्मला, अरे यार, कहाँ हो तुम? अचानक अर्जुन सिंह की आवाज सुनकर डायन ने गुस्से में निर्मला को नीचे पटक दिया और निर्मला ने देखा कि वह एक बड़ी सी बिल्ली बनकर छत से नीचे कूद गई। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंखें बंद होने के समय उसने देखा कि अर्जुन सिंह दरवाजे से अंदर आ रहे थे। निर्मला अचानक चिल्लाकर उठकर बैठ गई और तब उसने देखा कि सूरज की धूप फैली हुई है और अर्जुन सिंह उसके बाजू में ही बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ परिमल और उसके दोस्त बैठे हुए थे, जो भी चिंता भरी नजरों से निर्मला को देख रहे थे। वह कहाँ है? अर्जुन सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निर्मला क्या कह रही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उनको ज्यादा फोर्स नहीं करना है। इसलिए अर्जुन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, यहां कोई नहीं है। हम तुम्हारे पास हैं और तुम अभी आराम करोगी। निर्मला बहुत डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह से अर्जुन सिंह ने उसे शांत किया और उन्हें ठीक देखकर सबने राहत की सांस ली। जब परिमल, मनोज और कमलेश बाहर आए, तब सोफे में अनुष्का काफी परेशान बैठी हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि तीनों कमरे से बाहर आ रहे हैं, तो उसने अपनी जगह से उठते हुए पूछा, अब आंटी कैसी हैं? वह ठीक हैं। लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही डरावना सपना देख लिया था, या फिर वह नींद में चलते हुए छत पर चली गई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन हम उनसे इस वक्त कोई सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्हें किसी बात का धक्का लगा है या फिर वह किसी चीज से डर गई थी। परिमल ने अनुष्का को समझाते हुए कहा। अनुष्का अभी भी लंगड़ाते हुए चल रही थी, इसलिए अर्जुन सिंह ने उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा था, और निर्मला की तबीयत खराब होने के कारण आज कोई भी घूमने के लिए बाहर नहीं गया था। दिवाली की तैयारियां भी करनी थी, इसलिए अर्जुन सिंह ने नौकरों को घर की सफाई करने के लिए कह दिया था। दिन भर नौकर घर की सफाई कर रहे थे। इस वजह से परिमल अपने दोस्तों के साथ गार्डन में था, जहां आम के भी पेड़ लगे हुए थे, लेकिन इस वक्त आम उगे हुए नहीं थे। वह तीनों आपस में मजाक कर रहे थे। तब परिमल ने देखा कि अनुष्का घर से बाहर धीरे धीरे आ रही थी। परिमल तुरंत उसके पास पहुंच गया और अनुष्का को सहारा देते हुए पूछा, अनुष्का, तुम अकेले बाहर क्यों आ रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे इतनी आराम करने की आदत नहीं है, मैं बोर हो गई हूं। परिमल उसे अपने दोस्तों के पास ले आया, जहां वह लोग आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में मनोज ने अनुष्का की तरफ देखकर पूछा, वैसे अनुष्का, तुमने अपने घर वालों को फोन तो कर दिया है ना कि तुम यहां हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना नंबर हमें भी दे देना चाहिए। मनोज ने देखा कि कमलेश उसे तिरछी नजर से देख रहा है, लेकिन मनोज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अनुष्का यह सुनकर थोड़ी सी हिचकिचाई और फिर उसने कहा, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। यह बात सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि अनुष्का काफी मॉडर्न लग रही थी और वह एक स्टूडेंट भी थी। तो उसके पास मोबाइल फोन क्यों नहीं है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल फोन होते हैं। तो अनुष्का तो कॉलेज स्टूडेंट थी। मनोज को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन अनुष्का ने आगे कहा, वह मेले में भागते समय मेरा मोबाइल फोन गिर गया था और फिर मुझे वह वापस नहीं मिला। अनुष्का यह जवाब तो दे रही थी, लेकिन उसके हाव भाव उसके जवाब से मेल नहीं खा रहे थे। अनुष्का ने परिमल का हाथ पकड़ा और कहा,
क्या तुम मुझे घुमाने लेकर जाओगे? मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। तुम्हें क्या देखना है? मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। परिमल ने तुरंत कहा और अपने दोस्तों की तरफ देखकर एक आंख मारी। फिर अनुष्का को लेकर वहां से आगे चला गया। मनोज और कमलेश कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। फिर मनोज ने कमलेश की तरफ देखा और कहा, यार मुझे ये अनुष्का ठीक नहीं लग रही। दोस्त अंगूर खट्टे होते हैं, कहकर कमलेश हंसने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गांव घूमने के लिए चले गए, क्योंकि दोनों को बहुत बोरियत हो रही थी। निर्मला की तबीयत खराब होने से वह आराम कर रही थी और आज अर्जुन सिंह निर्मला के साथ ही थे। जब मनोज और कमलेश घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक लड़का दूसरे लड़के को जबरदस्ती अंदर ले जा रहा है। दूसरे लड़के के हाथ बंधे हुए थे और उसके शरीर पर खरोंचों और काटने के निशान थे। दोनों ने देखा कि गांव के सभी लोग उन दोनों को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बेचारे लड़के की मदद के लिए नहीं जा रहा था। जब दूसरा लड़का साथ नहीं आ रहा था, तो पहले लड़के ने उसे 2-3 थप्पड़ भी मारे, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। मनोज से यह ज्यादा देखा नहीं गया और वह उस लड़के के पास जाकर बोला, अरे कैसे आदमी हो तुम? बेचारे को इतनी बेरहमी से मार रहे हो, इसकी हालत तो देखो। कमलेश तुरंत भागकर मनोज के पास आया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि यह उनका इलाका नहीं है, लेकिन मनोज सुन नहीं रहा था। उस लड़के ने मनोज को गुस्से से कहा, देखो यह हमारा फैमिली मैटर है, तुम इन सब से दूर रहो। मनोज ने उस लड़के की हालत देखी तो उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने उससे झगड़ा किया। आखिर में गांव वालों ने आकर मनोज को समझाते हुए कहा, तुम शहर से हो, तुम्हें नहीं पता, इस लड़के के ऊपर डायन का साया है। ये जो काली चौदस आ रही है ना, उसमें वह डायन इसे लेकर चली जाएगी, इसीलिए इसे कुछ भी करके तांत्रिक के पास ले जाना जरूरी है। मनोज और कमलेश को गांव वालों की इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। मनोज ने विरोध करते हुए कहा, आप किस अंधविश्वास की? यह कोई अंधविश्वास नहीं है। पिछले साल दिवाली के कुछ दिन पहले मेरा भाई गलती से जंगल चला गया था। वहां पर वह डायन के सपाटे में आ गया। हमने उसे समझाया था कि रात के समय जंगल में मत जाना, लेकिन उसने सुना नहीं। वह डायन बिल्ली बनकर इसके पास आती रही और फिर एक सुंदर लड़की बनकर इसे फंसा ले गई। उसने इसके साथ संबंध बनाए और जब इसकी हालत खराब हो गई तो हमने उसे तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक ने बताया कि यह एक डायन है जो बिल्ली बनकर रहती है, लड़कों को फंसाती है और फिर अगले काली चौदस के दिन उनकी बलि दे देती है। इतना कहकर वह लड़का इमोशनल हो गया। कमलेश और मनोज को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने भी जंगल में कई सारी बिल्लियां देखी थी। तभी उन्होंने देखा कि वह लड़का अपने भाई को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा। तभी मनोज जल्दी से उसके पास गया और बोला, सुनो, मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि हम लोग भी उस जंगल में गए थे और हमने भी वहां पर बिल्लियां देखी थीं जो इंसानों की भाषा में कुछ कह रही थी। मनोज यह सब कहने में डर रहा था कि कहीं उसे भी उस लड़की की तरह बांधकर या मारकर न ले जाए, इसलिए उसने यह बात धीरे से कही थी। कमलेश भी वहां आ गया और उसने भी मनोज की बात का समर्थन किया। वह लड़का कुछ देर तक उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर उसने कहा, देखो मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तुम लोग मेरे साथ तांत्रिक के यहाँ चलो, मैं अपने भाई को वहीं लेकर जा रहा हूं और तुम उसे सारी बात बताना, शायद वह कुछ कर सके। इतना कहकर वह लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मनोज और कमलेश भी चुपचाप उसके साथ आ गए, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ परिमल अनुष्का को गांव घूमते घूमते गांव के बाहर ले गया था, जहां एक खूबसूरत झरना और गहरा जंगल था। वे दोनों झरने के पास आकर बैठ गए थे और अब तक एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़े थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे और बात करते करते अनुष्का ने परिमल को गले से लगा लिया। अनुष्का को अपने इतने करीब देखकर परिमल हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था कि अनुष्का इन सब के लिए इतनी जल्दी राजी हो जाएगी। परिमल ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे अनुष्का आगे बढ़ने लगी और उसने परिमल के होठों को चूमना शुरू कर दिया। परिमल के लिए यह एक नया एहसास था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनुष्का का साथ देने लगा। अनुष्का धीरे धीरे और आगे बढ़ रही थी। वह जानबूझकर परिमल का हाथ अपने शरीर के अंगों पर रख रही थी, जिससे परिमल की सांसें और भी तेज हो रही थीं। परिमल का शरीर गर्म हो गया था और अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने अनुष्का को जमीन पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, अनुष्का ने उसे रोक दिया। परिमल को समझ नहीं आया कि अनुष्का ने उसे क्यों रोका, जबकि वही उसे यहां लेकर आई थी और शुरुआत भी उसी ने की थी। परिमल,
क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं इतना आगे कभी नहीं बढ़ता, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोक दिया? अनुष्का ने अपनी नजरें नीचे की और कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपने प्यार की शुरुआत आने वाली 15 तारीख को करें। उस दिन मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी और मेरा शरीर उस दिन तुम्हारा होगा। परिमल को समझ नहीं आया कि अगर उन्हें एक होना है तो 15 तारीख का इंतजार क्यों। जब उसने यह पूछा तो अनुष्का ने कहा, 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे जन्मदिन का तोहफा मुझे अपना बना कर दो। क्या तुम ऐसा करोगे? यह सुनकर परिमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अनुष्का के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा। यह सुनकर अनुष्का ने परिमल को गले से लगा लिया। परिमल प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि अनुष्का का चेहरा विकृत हो चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा डायन का था जिसे निर्मला ने छत पर देखा था। दूसरी तरफ मनोज और कमलेश उन दोनों भाइयों के साथ जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी के बाहर खड़े थे। गाड़ी की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक आदमी बाहर आया, जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि यह कोई तांत्रिक है। तांत्रिक ने मनोज और कमलेश की तरफ देखा और फिर उस लड़के से पूछा, जिग्नेश, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई को लाने के लिए कहा था, तुम इन दोनों को क्यों लेकर आ गए हो? उस लड़के का नाम जिग्नेश था और उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। मनोज ने भी सब बताया कि किस तरह उन्होंने उन बिल्लियों को देखा था। जब जिग्नेश को पता चला कि मनोज और कमलेश उसके दोस्त परिमल के दोस्त हैं, तो वह और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि कमलेश ने भी उन बिल्लियों को देखा था। तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा, यह बहुत ही खतरनाक डायनें होती हैं। वे कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं और यह सब करके कहाँ चली जाती हैं, इसका कोई पता नहीं चलता। आज तक यह नहीं जाना जा सका कि वे लोग कौन हैं या कहाँ छिपी रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे बिल्लियां बनकर हमारे बीच ही रहती हैं और वक्त आने पर अपने असली रूप में आ जाती हैं। मनोज और कमलेश तांत्रिक की बातें सुन रहे थे। उन्हें अब इन सब बातों पर यकीन करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने वह सब अपनी आंखों से देखा था। मगर यह सच है, यह मानना अब भी मुश्किल था। ये लोग अपनी संख्या बढ़ाती हैं। इसके लिए जो डायन कुंवारी होती है, उसे एक लड़के को चुनना होता है, जिसके साथ उसे दोस्ती बढ़ानी होती है। फिर वह उसकी इजाजत से उसके साथ काली चौदस के दिन संबंध बनाती है, यानी उसी दिन वह अपना कौमार्य तोड़ती है। उसके बाद वह अचानक वहां से चली जाती है, लेकिन हर अमावस्या को वह उस लड़के को अपना शिकार बनाती है, अपना गुलाम बनाती है। धीरे धीरे वह लड़की की सारी ताकत अपने अंदर ले लेती है और फिर जब अगली काली चौदस आती है, उस दिन वह उस लड़के को पूरी तरह से खोखला बनाकर छोड़ देती है। इतना कहकर तांत्रिक ने मनोज और कमलेश की तरफ देखा और पूछा, इतना बताओ, क्या इन दोनों में से किसी का कोई लड़की तुम तीनों के संपर्क में आई है? अगर वह लड़की तुम तीनों में से किसी के भी संपर्क में आई है, तो वह तुम में से किसी को भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए चुनेगी और तुमसे इसकी अनुमति लेगी। फिर वह तुम्हें काली चौदस के दिन ही शारीरिक संबंध बनाने को कहेगी और इस तरह से वह तुम्हें अपना शिकार बनाएगी। क्या तुम लोगों के संपर्क में कोई सुंदर और आकर्षक युवती आई है? तांत्रिक का यह सवाल सुनकर वे दोनों हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें परिमल की चिंता होने लगी, क्योंकि इन दोनों के संपर्क में सिर्फ अनुष्का ही आई थी और अनुष्का को परिवार लेकर कहाँ गई है, यह भी उन्हें पता नहीं था। मनोज ने अनुष्का के बारे में सारी बात बताई कि किस तरह से वह उन लोगों के संपर्क में आई और किस तरह से वह परिमल के नजदीक आ रही है। ये सारी बातें सुनकर तांत्रिक ने मनोज और कमलेश से कहा, यह इस बात का प्रमाण है कि वही लड़की वह डायन है और उसने तुम्हारे दोस्त को चुन लिया है। तुम्हें उसको इस बात की भनक तक नहीं लगने देनी है कि तुम दोनों उसकी सच्चाई जानते हो। अगर ऐसा हुआ तो वह तुम्हारे मित्र से शारीरिक संबंध बनाएगी और उसे काली चौदस के दिन ही मार डालेगी, इसलिए उसे पता नहीं चलना चाहिए। मनोज और कमलेश ये सारी बातें सुनकर परिमल के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे। जिग्नेश भी इस बात से काफी परेशान था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त की हालत भी उसके भाई की तरह हो। बाबा, इन सब से बचने का कोई रास्ता नहीं है? कमलेश ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। वह डायन परिमल के साथ काली चौदस के रात को ही संबंध बनाएगी और वह भी रात के 12 बजे के बाद। हमारे पास अभी भी 8 दिन बचे हुए हैं। सबसे पहले तुम्हें उन दोनों को एक साथ अकेले नहीं छोड़ना है।
दूसरी बात यह कि वह डायन पूरे दिन में एक बार अपने असली रूप में आती है। उसे आना ही होता है, वरना उसकी शक्तियों पर इसका असर होता है। इस समय अगर तुम लोग उसके बाल काट देते हो तो उसे रोका जा सकता है। बाबा ने यह बात तो दी थी, लेकिन सुनने में यह बात जितनी आसान लग रही थी, हकीकत में उतनी नहीं थी। अनुष्का सच में अगर एक डायन है तो उसमें इतनी शक्ति होगी कि वह अपने आसपास तक किसी को आने नहीं देगी, तो उसके बाल काटना तो नामुमकिन सी बात है। मैं तुम लोगों को एक ताबीज देता हूं, जिसे अपने गले में पहन लो, और यह बात याद रखना कि वह डायन इस ताबीज को न देखे, वरना उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यह बात याद रखो कि तुम्हें अपने दोस्त को काली चौदस के दिन में ताबीज बांधना है, वरना उसे तुरंत पता चल जाएगा। तब तक उसके बाल काटने की कोशिश करो, लेकिन उसके बाद उसे तभी काटना जब वह अपने असली रूप में होती है। इतना कहकर तांत्रिक ने मनोज के हाथ में 5 ताबीज दे दिए, जो 5 लोगों के थे जो उस घर में रहते थे। मनोज ने उन्हें संभाल कर अपनी जेब में रख लिया और दोनों ने उन्हें पहन भी लिया। उसके बाद तांत्रिक ने भावेश के ऊपर तंत्र विद्या करनी शुरू की, क्योंकि उसके पास कम समय बचा था। 8 दिन के बाद काली चौदस को उसकी बलि दी जाने वाली थी और उसे यह सब करने से रोकना था। मनोज और कमलेश के सामने वह तांत्रिक कभी जादू से तो कभी कोड़े से बेचारे भावेश को मारा करता था, और यह सब कुछ देखकर जिग्नेश की आंखों में आंसू आ जाते थे। इन सब के कारण भावेश दिन ब दिन कमजोर हो रहा था, लेकिन यह सब करना जरूरी था। जब भावेश बेहोश हो गया तब उसके हाथ में ताबीज बांधा गया, और फिर तांत्रिक ने जिग्नेश को एक सफेद पाउडर देते हुए कहा, इस सफेद राख से तुम्हारे भाई के आजू बाजू में एक लक्ष्मण रेखा खींच देना, और यह ध्यान रखना कि तुम्हारा यह छोटा भाई उसके बीच में ही रहे। अगर गलती से भी यह रेखा मिट गई तो वह चुड़ैल इसे अपने साथ ले जाएगी, और फिर इसका मुर्दा शरीर ही तुम्हारे हाथ आएगा। उसके बाद मैं भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वापस आते समय जिग्नेश बहुत ज्यादा दुखी था, और उसने बताया कि किस तरह से एक सुंदर सी लड़की उसके भाई के जीवन में अचानक से आ गई, और उसने भावेश को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। वह भावेश को सबसे दूर करती थी और हमेशा उसके साथ अकेले ही रहती थी, और अचानक वह लड़की काली चौदस के बाद गायब हो गई। लड़की के जाने के बाद से भावेश पागल जैसा हो गया। दिन में तो वह शांत रहता था, लेकिन रात में उसके शरीर में वासना की आग भड़क जाती थी। रोज ऐसा होता था, और अचानक एक अमावस की रात को वह शांत हो गया। और जब उसकी मां ने यह जानने की कोशिश की कि वहां क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि एक भयानक शक्ल वाली औरत भावेश के कमरे में है। उसने मेरी मां को मार डाला। उसके बाद उसने मेरे पिताजी को भी मार डाला। गांव वालों ने कहा कि मुझे तांत्रिक से मिलना चाहिए, इसीलिए मैं उसे यहां लेकर आया। तब पता चला कि हर अमावस्या की रात को वह डायन भावेश के पास आती है और अपनी शारीरिक कामनाओं को शांत करती है। इसका मतलब यह था कि परिमल को छोड़कर बाकियों की जान को खतरा था, लेकिन परिमल भी सिक्त सक्षित नहीं था। जिग्नेश ने मनोज और कमलेश से रिक्वेस्ट की कि वह कुछ भी करके परिमल को बचाए, क्योंकि अपनों को इस तरह से परेशान देखकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। वह लोग घर आए तब तक शाम हो गई थी और घर की साफ सफाई पूरी हो गई थी। निर्मला अब अच्छा महसूस कर रही थी, और साथ में परिमल भी अनुष्का को लेकर वापस आ गया था। मनोज और कमलेश देख रहे थे कि किस तरह से परिमल अनुष्का के नजदीक आ रहा है, और दोनों किस तरह से बातें कर रहे थे। दोनों ने यह भी नोटिस किया कि उन दोनों को एक साथ देखकर अर्जुन सिंह और निर्मला भी खुश दिख रहे थे। मनोज को याद था कि उस दिन निर्मला भावेश के बारे में यही सारी बातें कहने वाली थी, लेकिन अर्जुन सिंह ने रोक दिया था। इसका मतलब यह था कि उन लोगों को भावेश के बारे में सब कुछ पता था। दोनों ने पहले यह बात अर्जुन सिंह और निर्मला को बताने का फैसला किया। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, जहां पर कमलेश परिमल के साथ रुक गया, क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वहीं मनोज अर्जुन सिंह और निर्मला के कमरे में गया, उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए। मनोज ने जिग्नेश का नंबर ले लिया था, और उसने अर्जुन सिंह से जिग्नेश की बात कराई और सारी बातें बताईं। ये सारी बातें जानने के बाद निर्मला यह जानकर बेहोश हो गई थी कि उसने जिसे छत के ऊपर देखा था वह कोई और नहीं, अनुष्का ही थी। मनोज ने उन दोनों को वह ताबीज दे दिया, जिसे उन लोगों ने अपने हाथ में बांध लिया। रात को अचानक खिड़की खुल जाने से पूरे कमरे में ठंड फैल गई, और इस वजह से परिमल की आंख खुल गई। उसने देखा तो मनोज और कमलेश सोए हुए थे, इसलिए वह खिड़की बंद करने के लिए चला गया। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां पर बगीचे में अनुष्का घूम रही थी।
उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11:30 हो गए थे। गांव में 10 बजे के बाद तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे आधी रात हो गई हो। यहां तो 11:30 हो चुके थे और फिर भी अनुष्का बगीचे में घूम रही थी। परिमल धीरे से कमरे के बाहर गया और अनुष्का के पास आ गया। तुम इतनी रात को नीचे क्या कर रही हो? पैर में दर्द हो रहा था तो सोचा थोड़ा घूम लेती हूं, नहीं तो हड्डियां और दर्द करेंगी। परिमल ने अपने आसपास देखा जहां पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और यह देखकर उसने पूछा, तुम्हें यहां पर डर नहीं लगा? नहीं, किसका डर? परिमल की आंखों के सामने वह काली, बड़ी और डरावनी बिल्ली आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपने जहन से हटा दिया और अनुष्का की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, देखो, इतनी रात गई, बाहर निकलना अच्छा नहीं होता, अंदर चलो। कहते हुए परिमल जैसे ही पीछे मुड़ा, अनुष्का ने उसे पीछे से गले लगा लिया। परिमल ने पीछे पलट कर देखा तो अनुष्का ने कहा, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मुझे डर लग रहा है। परिमल ने अनुष्का के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसे नहीं, अपने खून की कसम खाकर कहो। कहते हुए अनुष्का ने अपने हाथ में से एक छोटा सा चाकू निकाला। परिमल को कुछ समझ नहीं आया कि अनुष्का क्या कह रही है, इसलिए अनुष्का ने उस छोटे से चाकू से अपने अंगूठे में कट लगाया जहां से खून निकलने लगा। यह देखकर परिमल हैरानी से उसे देखने लगा। मैं अपने खून को तुम्हारे खून से मिलाना चाहती हूं और यह कसम लेना चाहती हूं कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मेरे अलावा किसी और औरत के साथ कभी संबंध नहीं बनाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खून के ऊपर मेरा हक होगा। परिमल को इस वक्त अनुष्का एक साइको की तरह लग रही थी। अनुष्का ने वह चाकू परिमल के हाथ में दे दिया और इशारे से अपने अंगूठे में कट लगाने को कहा। परिमल को यह सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन अनुष्का का दिल रखने के लिए उसने चाकू लिया और अपने अंगूठे में कट लगाने ही वाला था कि किसी ने उसे रोक दिया। जब दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर अर्जुन सिंह खड़ा था। अपना काम बिगड़ते हुए देखकर अनुष्का को गुस्सा तो आया, लेकिन वह सबका दिल जीतना चाहती थी और फिर अपना काम करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। तुम दोनों इतनी रात गए यहां पर क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम दोनों को देखकर समझ गया हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन इस तरह से आधी रात में मिलना कोई अच्छी बात नहीं है। यह गांव है, कोई शहर नहीं। अर्जुन सिंह के मुंह से यह बात सुनकर परिमल शर्मा गया। जहां पर अनुष्का सिर्फ शर्माने का नाटक कर रही थी, असल में तो वह गुस्से में थी। अर्जुन सिंह ने दोनों को डांट कर अंदर जाने के लिए कहा और ना चाहते हुए भी अनुष्का घर के अंदर चली गई। रात के 2 बजे अनुष्का छत के ऊपर अपने असली रूप में बैठी हुई थी, क्योंकि उसे पूरे 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में आना ही पड़ता था। उसके पास वाले पेड़ की डाली के ऊपर उसके जैसी दूसरी चुड़ैल बैठी हुई थी, जो शायद उसकी माँ थी। माँ, मेरा काम होने ही वाला था, लेकिन वह परिमल का चाचा बीच में आ गया। उसे गुस्से में देखकर उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी 14 को 7 दिन बचे हुए हैं। तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। तुम्हें यह खून की कसम लेनी होगी ताकि तुम उसका खून पी सको। जब तक तुम दोनों का खून एक नहीं होगा, तब तक उसके खून पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। तुम्हें याद है ना, हमारा एक उसूल है, जब तक कोई हमें घर के अंदर निमंत्रण नहीं देता, हम घर के अंदर नहीं जा सकते, और जब तक कोई हमें अपना खून नहीं देता, तब तक हम उसका खून नहीं पी सकते। मुझे सब याद है, इसलिए तो वही मुझे यहां लेकर आया है। मैंने तो मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माना था। आज भी वह अपनी मर्जी से मुझे अपना खून दे रहा था, लेकिन वह बीच में आ गया। वह दोनों आपस में बातें कर रही थीं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आई जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। जब दोनों ने छत के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर मनसुख डरा सहमा खड़ा था। दिवाली की साफ सफाई के कारण सारे नौकर नीचे के एक कमरे में सोए हुए थे, जहां पर आधी रात को मनसुख की आंख खुल गई थी। जब उसने आधी रात को अनुष्का को छत की तरफ जाता हुआ देखा तो वह चुपचाप पीछे आ गया था, जहां पर उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मनसुख यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागने लगा। बेटी, अगर इसने यह बात पूरे घर में बता दी तो तुम्हें तुम्हारा शिकार नहीं मिलेगा। अनुष्का की मां घर के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसे अंदर आने का निमंत्रण नहीं मिला था। लेकिन अनुष्का ने अपने लंबे सफेद बालों को और लंबा किया और उसके बाल एक रस्सी की तरह मनसुख के पैरों को जकड़ लिया। मनसुख चिल्लाने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि उसके बाल उसके मुंह के अंदर चले गए। मैं इस रात का काफी समय से इंतजार कर रही थी। अब मैं किसी को इसे बिगाड़ने नहीं दूंगी।
उसके बालों ने मनसुख को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर मनसुख दोनों भयानक डायनों को देखकर डर से थर थर कांप रहा था, लेकिन उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। अनुष्का गुस्से में थी। उसने अपने नाखूनों से मनसुख के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। मनसुख दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था और कुछ ही देर में वह मर गया। अनुष्का ने मनसुख के शरीर का इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने उसे वहीं पर फेंक दिया और घर के अंदर चली गई। वह इतने आराम से घर के अंदर जाकर सो गई जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो और वह एक मासूम लड़की हो। दूसरी तरफ परिमल को अजीब अजीब सपने आ रहे थे। उसे एक भयानक सपना दिखाई दे रहा था, जहां पर वह अपने दोस्त जिग्नेश को देख रहा था, जो परेशानी में अपने घर में इधर उधर दौड़ रहा था, और भावेश, जो एक कमरे के अंदर बंद था, उसे पलंग के साथ बांधा गया था। वह और जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जो जिग्नेश का नाम पुकार रही थी। जिग्नेश ने दरवाजा खोले बिना खिड़की से बाहर देखा तो वहां पर निर्मला खड़ी थी और वह जिग्नेश को आवाज लगा रही थी। जैसे ही जिग्नेश ने निर्मला को देखकर बाहर देखा तो उसने निर्मला को घर के अंदर आने के लिए कहा। निर्मला एक बार उसी मुस्कान के साथ घर के अंदर आ गई और अंदर आते ही उसने अपना पूरा रूप बदल दिया। इस वक्त वह एक विकृत डरावनी डायन के रूप में थी। जिग्नेश कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसने जिग्नेश का सिर पकड़कर इतनी जोर से घुमाया कि जिग्नेश का आगे का सिर पीछे की तरफ हो गया। उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे घूम गई थी और वह वहीं पर मर गया। उसके बाद वह अंदर कमरे में गई, जहां पर भावेश उसे भूखी नजरों से देख रहा था। वो डायन तुरंत निर्वस्त्र हो गई और भावेश के पास आ गई। डायन ने अपनी हवस की प्यास भावेश से बुझाई और उसकी आत्मा को अपने अंदर ले लिया। परिमल, तू ठीक है ना? घर में एक हादसा हो गया है। परिमल ने डर के मारे अपनी आंखें खोल दी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने भगवान का नाम लिया और इस बुरे सपने को भूलने की कोशिश की। जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि मनसुख अपनी जगह से गायब था। पहले तो सबको लगा कि वह अपने घर गया होगा, लेकिन उसका सामान वहीं था। सबने उसे खोजा और सुबह जब सब लोग छत पर उसे ढूंढने गए तो वहां मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए मिले। कपड़ों से सबने पहचान लिया कि वह मनसुख था। सब लोगों ने यही सोचा कि रात के समय किसी जंगली जानवर ने ही हमला किया होगा, क्योंकि कभी कभार रात में जंगली जानवर गांव में घुस आते थे। हालांकि अभी तक किसी इंसान पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन इतना खतरनाक काम कोई जानवर ही कर सकता था। परिमल को भी ऐसा ही लग रहा था। घर में मनोज और कमलेश के साथ साथ अर्जुन सिंह और निर्मल को भी पता चल गया था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन वे कुछ कह नहीं सकते थे। सबके सामने ही परिमल और अनुष्का एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, लेकिन उन दोनों को दूर करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राहत की बात सिर्फ इतनी थी कि परिमल को जान का खतरा नहीं था, लेकिन उसे सुरक्षित रखना जरूरी था। उन लोगों ने यह सोच लिया था कि वह लोग जल्द ही परिमल को सारी बातें बता देंगे, लेकिन उसके लिए परिमल का अकेला होना जरूरी था। अनुष्का हमेशा परिमल के साथ गुड़ में मक्खी की तरह चिपकी रहती थी। सब लोग क्या करना चाहिए ये सोच ही रहे थे कि अर्जुन सिंह का फोन बजने लगा। उन्होंने देखा तो नंबर बिट्टू का था, जो परिमल का दोस्त था। बिट्टू शहर में नौकरी करता था और उसका फोन यूं अचानक आते देखकर अर्जुन सिंह ने तुरंत फोन उठा लिया। अंकल, जल्दी जिग्नेश के घर आइए, दोनों भाइयों की डेड बॉडी यहां पर है। यह सुनकर अर्जुन सिंह हैरान हो गए और वह अपने साथ परिमल और बाकी सबको लेकर तुरंत जिग्नेश के घर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जिग्नेश की डेड बॉडी हॉल में थी, जिसका सिर बुरी तरह पीछे मुड़ा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो भावेश की बॉडी उसके बेड पर ही थी, जिसे जंजीरों से बांधा गया था। मनोज ने देखा कि पलंग के चारों तरफ सफेद रंग के पाउडर की एक लाइन बनी हुई थी, जो अब भी सुरक्षित थी। भावेश के शरीर पर नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें व मुंह इस तरह खुले हुए थे जैसे उसके शरीर के अंदर से उसकी आत्मा खींच ली गई हो। भावेश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह निर्वस्त्र अवस्था में मरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बनाया हो और फिर उसे उसी हालत में मार दिया हो। बिट्टू ने बताया कि वह शहर से अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वह दिवाली की छुट्टी लेकर आया था। उसने देखा कि जिग्नेश के घर का दरवाजा खुला था, तो उसने सोचा कि वह उससे मिल ले, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसे जिग्नेश के मृत शरीर से मुलाकात करनी होगी। आखिर वह डायन दोनों भाइयों को खा ही गई। परिमल यह सब सुनकर और देखकर एकदम हैरान रह गया, क्योंकि घर की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वह सपना था या हकीकत। गांव वालों से डायन की बातें सुनकर उसे अपने सपने पर भरोसा होने लगा था, लेकिन वह तो सिर्फ एक सपना था। काफी समय तक अपने आप से जूझने के बाद परिमल ने अपनी यह बात अपने दोस्तों को बताई। मनोज और कमलेश यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्हें अब परिमल को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं रही। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम्हें अनुष्का डायन लगती है? जब मनोज और कमलेश ने परिमल को अनुष्का की सच्चाई बताई तो वह गुस्सा हो गया। हम जो कह रहे हैं वह सच है, वह लड़की एक डायन है। परिमल यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन वे दोनों उसके दोस्त थे। मनोज और कमलेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परिमल उनकी बात नहीं सुन रहा था। वह तंग आकर अपने दोस्तों से दूर चला गया। उसने अपने दोस्तों से दिन भर कोई बात नहीं की और वह दूसरे कमरे में सोया जहां पर वह अकेला था। उसने अनुष्का को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि वह आज दिन भर एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। अनुष्का जब उस कमरे में आई तब दोनों ने मिलकर बहुत बातें की और फिर परिमल ने अनुष्का को बहुत सारी बातें बताईं जो उसे मनोज और कमलेश ने बताई थीं। लगता है उन दोनों के ऊपर गांव की झूठी कहानियों का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखो, तुम उन दोनों की बातों का बुरा मत मानना। सच बात तो यही है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम कोई इंसान हो सकती हो। अनुष्का के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने तुरंत परिमल को किस करना शुरू कर दिया। यह सब उसने इतनी जल्दी किया था कि परिमल को कुछ समय चाहिए नहीं मिला। उसने परिमल को बिस्तर पर लिटाया और वह उसके ऊपर आते हुए कहने लगी, मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे अपने कुंवारेपन का खंडन करना होगा। परिमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अनुष्का को क्या हो गया है और वह किस तरह की बातें कर रही है। परिमल अनुष्का से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुष्का ने परिमल के साथ के बटन खोलने शुरू कर दिए। अनुष्का जैसे ही अपना अगला काम शुरू करने वाली थी, अचानक वह पीछे हवा में खींची गई और परिमल से दूर हो गई। ऐसा करते ही अनुष्का अपने असली रूप में आ गई, जहां पर उसका चेहरा विकृत था और उसके दांत लंबे थे। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और नाखून किसी खंजर की तरह नुकीले हो गए थे। परिमल अनुष्का को इस रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने देखा तो उसके दोस्त और साथ में उसके चाचा एक काले रंग के कपड़े वाले आदमी के साथ खड़े थे। वह आदमी एक तांत्रिक था। दरअसल जब परिमल ने मनोज और कमलेश की बात नहीं मानी तो उन्होंने तुरंत तांत्रिक से संपर्क किया और तांत्रिक को लेकर यहां पर आ गए, क्योंकि वे लोग परिमल को अच्छे से जानते थे। परिमल इस बात का जिक्र अनुष्का से जरूर करेगा और फिर अनुष्का जो काम कुछ दिनों बाद करने वाली थी वह आज ही शुरू कर देगी। तुझे क्या लगता है, तू इसे बचा पाएगा? मैं इसका खून छक चुकी हूं। उसने मुझे अपना खून देने का वादा किया है। अब इसका सिर्फ मेरा हक है, कहकर अनुष्का जोर जोर से हंसने लगी। तांत्रिक ने मनोज की तरफ देखा, क्योंकि तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। मनोज और कमलेश को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उन दोनों के सामने जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए मनोज ने सवालिया नजरों से परिमल की तरफ देखा। परिमल इन सब से पहले ही बहुत अचंभित हो गया था। उसने कहा, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है और मुझे याद नहीं कि इसने मेरा खून कब रखा है। उसे तो तेरे हाथ में कांटा लग गया था, तब मैंने तुझसे पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हारी उंगली अपने मुंह में रख लूं, याद है? तुमने हाँ कहा था और उस वक्त मैं तुम्हारे खून को छक लिया था। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम्हें चोट लगे तब तुम अपना खून मुझे ही दोगे। उसकी बात सुनकर परिमल को याद आया कि वे दोनों उसी तरह बात कर रहे थे। उसे भी याद आया कि गुलाब का फूल लेने की बात अनुष्का ने ही कही थी, और जब वह फूल लेने गया तो उसकी उंगली में कांटा चुभ गया था। परिमल ने मनोज की तरफ देखा और गर्दन हाँ में हिलाई। तांत्रिक ने अपने सर पर हाथ रखा और फिर उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। तभी घर के आसपास बिल्लियों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक साथ सैकड़ों बिल्लियां घर के आसपास आ गई हों। पहले तो वे सिर्फ म्याऊं म्याऊं ही बोल रही थीं, बाद में उन्होंने किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन दिनों उसने जंगल में देखा था। बाबा, यह सब क्या हो रहा है? परिमल को बचाइए। तांत्रिक के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसने अर्जुन सिंह की तरफ देखा और कहा, यह कोई मामूली डायन नहीं है, बिड़ालानी है, जो असली डायन होती है। जो औरतें ये सारी विद्या सिखाती हैं उन पर आना कुछ हद तक मुमकिन है, लेकिन यह डायनों का असली रूप है। इन्हें हराना असंभव है।
अनुष्का भयानक हंसी हंसने लगी और उसने परिमल की तरफ देखा और अपने भयानक स्वर में कहा, तुम तैयार हो ना मेरा बनने के लिए? परिमल पहले कुछ समझ नहीं रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर मनोज के ऊपर गई, जिसे मनोज के छेद की तरफ इशारा किया और इशारे से उसे एक काम करने के लिए कहा। परिमल तुरंत समझ गया। उसने अनुष्का की तरफ देखा और आवाज में उदासी लाते हुए कहा, तुम जो चाहे वह मेरे साथ कर सकती हो। यह सुनकर अनुष्का के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आई और उसने सबके सामने ही परिमल को किस करना शुरू कर दिया। उसकी नुकीले दांत परिमल के होठों में चुप रहे थे, जहां से खून निकल रहा था, और उसको अनुष्का पी रही थी। परिमल ने अपने जेब में हाथ डाला जिसमें छोटा कैंची था। उसने तुरंत अनुष्का के बाल पकड़े और उसकी एक लट काट ली। जैसे ही अनुष्का को यह महसूस हुआ कि उसके बालों की लट कट गई है, तो वह जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से घर में जितना भी शीशे का सामान था, वह सब एक साथ टूट गया। तांत्रिक जल्दी से आया और उसने डायन की लट को अपने हाथ में ले लिया और तुरंत उसमें एक मंत्र बोलकर उसमें एक गांठ मार दी। जैसे ही ऐसा हुआ, घर के बाहर जो बिल्ली अब तक कोई मंत्र का जाप कर रही थी, वह एकदम से गायब हो गई। अब तू कुछ नहीं कर सकती, अब तू इस लड़के की गुलाम है। तांत्रिक ने वह बालों की लट परिमल को दे दी और कहा, अगर तुमने इसे जला दिया तो यह भी मर जाएगी, और अगर तू इसे गुलाम बनाकर रखना चाहता है तो इसे ऐसी जगह पर छुपा देना जिसे यह कभी ढूंढ ना सके। जब तक वह लट इसके हाथ में नहीं आ जाती, यह तेरी गुलाम बन के रहेगी। अनुष्का ने हाथ जोड़ते हुए कहा, परिमल ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूं कि आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। परिमल ने उस लट को अपनी जेब में रख लिया और कहा, तुम्हें मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना होगा। जो मैं तुमसे करने के लिए कहूं वह तुम्हें करना होगा। परिमल अनुष्का से प्यार करने लगा था और वह उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। अर्जुन सिंह और निर्मला इस बात के लिए पहले तो राजी नहीं थे, लेकिन फिर परिमल की जीत के आगे उन्होंने हार मान ली और दोनों की शादी परिमल के माता पिता की रजामंदी से करवा दी गई। अनुष्का की असलियत क्या है, यह सिर्फ परिमल के अलावा उसके दोस्तों को और उसके चाचा चाची को ही पता है, और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं। परिमल किस्मत वाला था जो बच गया, वरना इस तरह की डायनों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में जो हाल भावेश का हुआ था, वही हाल बाकी लोगों का होता है। क्या परिमल ने जो किया वह सही था, या फिर आगे उसको इससे परेशानी हो सकती है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। परिमल को अनुष्का से शादी करनी चाहिए थी या नहीं? क्या परिमल ने सही किया या गलत? ये सवाल आपके लिए है और आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताना मत भूलना।